ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए हुए थे, हम लोग उसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में हम लोगों ने कूलम्स लॉ का प्रॉब्लम देखा हुआ था, जिसमें से 5 मेथड थे, उसमें 5 टाइप्स थे प्रॉब्लम के, 2 उसमें कर लिए थे। थर्ड देखते हैं अब हम लोग इसमें, थर्ड क्या है। तो लिखो यहाँ पर से थर्ड था हमारे पास, थर्ड था, थर्ड था मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा, मैक्सिमा मिनिमा टाइप प्रॉब्लम। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा टाइप प्रॉब्लम इसमें था। ठीक है ना। तो चलो इसमें देखते हैं हम लोग क्या करते हैं कूलम्स लॉ में, मैक्सिमा मिनिमा में कैसे इसको डील किया जाता है। तो देखो, ये कंसेप्ट अगर दिया है कि एक बॉल है जिसपे चार्ज है कैपिटल क्यू, एक बॉल है जिसपे चार्ज कितना है कैपिटल क्यू। अगर इस बॉल को 2 पार्ट में तोड़ दिया गया है, इस तरीके से स्प्लिट कर दिया गया है, एक ये है और एक ये है, 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया है, और मान के चलो कि इस पे चार्ज दे दिया गया है, गिवन है कि क्यू है, तो इस वाले बॉल पे चार्ज कितना होगा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। इसका चार्ज हो जाएगा क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू। ठीक है, ये दोनों चार्ज को अब आर डिस्टेंस पे रख दिया गया है। कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, आर डिस्टेंस पे रख दिया गया है। ठीक है ना। चार्जेस की वैल्यू कितनी है सब पे, चार्जेस की वैल्यू कितनी है, यहां पे है क्यू, यहां पे है कैपिटल क्यू माइनस क्यू, कैपिटल क्यू माइनस क्यू। ठीक है, और इसलिए क्या है हमारे पास दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, आर। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, what is the value of small q such that net coulombic force, such that net coulombic force will be maximum, will be maximum, maximum। ठीक है ना। ये स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि नेट फोर्स इसका कितना हो, मैक्सिमम हो जाए। ठीक है ना। तो ये तो मैक्सिमम मिनिमम वाला केस हो गया, फोर्स मैक्सिमम पूछे या फोर्स मिनिमम पूछे। ऐसे केस में हमारे पास पहले तो कूलम्स लॉ, इसको लिख लो, कूलम्स लॉ कितना हो जाएगा, के क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया इसका कूलम्बिक फोर्स। ठीक है, और हमसे पूछा कि फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है ना। तो मैक्सिमम मिनिमा के केस में हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन होगा इसका, कंडीशन होगा कि इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे डी एफ अपॉन डी क्यू, डी एफ अपॉन डी क्यू मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये इसका कंडीशन है, डिफरेंशिएट करना है और 0 के बराबर रखना है। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे डी एफ अपॉन डी क्यू इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। तो पुट कर दो वैल्यू इसका, इसे पुट करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी क्यू, डी अपॉन डी क्यू, और फोर्स की जो वैल्यू है यहाँ पे हो जाएगा के क्यू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, जो कांस्टेंट है उसको हटा दो, 0 हो जाएगा वो। तो ये होगा हमारे पास के हट जाएगा और आर हट जाएगा, तो बचेगा डी बाई डी क्यू, डी बाई डी क्यू, यहां आ जाएगा स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, आगे इसको प्रोसीड करो, सॉल्व कर लो इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास q इंटू कैपिटल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, डिफरेंशिएट करो तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास कैपिटल क्यू माइनस 2q इज इक्वल्स टू 0। तो q इज इक्वल्स टू 2q, तो q की वैल्यू आ गया कैपिटल क्यू बाई 2, कैपिटल क्यू बाई 2, कैपिटल क्यू बाई 2। कहने का मतलब यह है कि स्मॉल क्यू की वैल्यू इस क्यू का हाफ होना चाहिए, कैपिटल क्यू बाई 2 यहां पे, कैपिटल क्यू बाई 2 यहां पे, और ये इसकी भी वैल्यू कितना होना चाहिए, क्यू बाई 2 पे। ठीक है ना। तो जब चार्ज का वैल्यू इसमें ये दोनों मैक्सिमम रहेगा, हाफ हाफ रहेगा, तो फोर्सेस इसमें मैक्सिमम लगेंगे। ये है मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट। ठीक है ना, कैपिटल क्यू बाई 2, कैपिटल क्यू बाई 2, दोनों चार्ज को। ठीक है ना। तो मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट है, मिनिमम भी पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बाई चार्ज के टर्म में, डी एफ बाई डी क्यू के टर्म में,
डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर उसको 0 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट यहीं पे था। नेक्स्ट देखो, इसमें फोर्थ नंबर था हमारे पास परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम। परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम, परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम, परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम है, ये भी कूलम्स लॉ पे बेस्ड होंगे क्वेश्चन इस पे। तो इसका कंडीशन देखो क्या है, मान के चलो इनिशियल सिचुएशन यहाँ पे क्या है, दो चार्जेस दिया गया है, यहाँ पे Q1 है और ये Q2 है। सेपरेशन कितना है दोनों के बीच में, R, ठीक है। तो इसमें पूछा कि व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन फोर्स। या तो इंक्रीज करने वाला केस पूछ देगा या तो डिक्रीज करने वाला केस पूछ देगा। व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द कूलम्बिक फोर्स, what will be the percentage change in the coulombic force if the distance between the charge is decreased by, ठीक है ना, decreased by 10%, decreased by 10%। देखो यहां पे decreased by 10%, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि चेंज इन फोर्स है उसका कितना परसेंटेज होगा। व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द कूलम्बिक फोर्स इफ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज डिक्रीज्ड बाय 10%। अगर वो 10% से डिक्रीज कर जाएगा तो इसका सॉल्यूशन में क्या होगा, इनिशियल फोर्स कितना है इसका, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और फाइनल फोर्स इसका क्या होगा। फाइनल फोर्स निकालने से पहले एक बात और याद रखो, इसमें पहले हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। फाइनल सिचुएशन में किया क्या गया है, फाइनल सिचुएशन में अगर फाइनल की बात करें इसमें तो दो चार्ज के बीच में सेपरेशन को डिक्रीज किया गया है, चार्ज वही रखा है, सेपरेशन हो गया इस बार R डैश, पहले R था अभी R डैश, तो R डैश निकालो, इसमें से कितना होगा, R माइनस ऑफ 10% ऑफ R, इतना घटा दो, इतना डिक्रीज हुआ है, तो ये आ जाएगा R अपॉन R माइनस 10/100 इंटू R, ठीक है। ये होगा, कैंसिल करो इसमें, तो ये हो जाएगा R माइनस ऑफ R/10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9R/10 इज इक्वल्स टू 0.9 R, ठीक है। ये हुआ स्मॉल r की R डैश की वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ो इसमें, अब फोर्स फाइनल फोर्स इसका कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R डैश का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R डैश की वैल्यू कितनी है, 0.9 R का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जो बाहर आने वाला उसको बाहर कर लो, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू 0.9 का होल स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू को देखो ध्यान से, ये इनिशियल फोर्स के बराबर है, ये इनिशियल F इनिशियल के बराबर है, F इनिशियल के बराबर है, तो F फाइनल जो होगा वो हो जाएगा F इनिशियल डिवाइडेड बाय 0.9 का होल स्क्वायर, 0.9 का होल स्क्वायर। तो फाइनल फोर्स भी निकल गया, और यह है F इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल फोर्स भी निकल गया और इनिशियल फोर्स भी निकल गया। हमसे परसेंटेज चेंज पूछा है, तो परसेंटेज चेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। परसेंटेज चेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इसका कंसेप्ट है इसमें डायरेक्टली हम लोग ऐसे करेंगे कि परसेंटेज चेंज इन फोर्स इज इक्वल्स टू F फाइनल माइनस F इनिशियल डिवाइडेड बाय F इनिशियल, ठीक है। F फाइनल F इनिशियल, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। तो F फाइनल कितना है, ये आ गया FI अपॉन 0.9 का होल स्क्वायर माइनस F इनिशियल डिवाइडेड बाय F इनिशियल इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, F इनिशियल कैंसिल हो जाएगा नीचे से,
तो ये बचेगा हमारे पास 1/0.9 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 तो ये बचेगा हमारे पास कितना, अगर इसको ध्यान से लिखोगे तो ये हो जाएगा 0.81 माइनस 1 इंटू 100 ठीक है, इंटू 100 और यहाँ इसको मिटाओ, इंटू 100 और ये हो जाएगा हमारे पास परसेंटेज चेंज इन फोर्स इज इक्वल्स टू ये है 1 हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट हटा दो यहाँ पे, 00 हो जाएगा, तो यहाँ बचा 81 और यहाँ हो गया 100 माइनस 81 इंटू 100 तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस करो इसमें से, तो 19/81 इंटू 100 सॉल्व करके ये परसेंटेज में आंसर हो जाएगा हमारे पास। मैं इसको यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया परसेंटेज बेस्ड का प्रॉब्लम हमारे पास। और इस तरीके से कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें कि ये दे दिया गया हो कि डिस्टेंस को इंक्रीज किया गया है या डिक्रीज किया गया इतने परसेंटेज से, ठीक है। मान के चलो कि इनिशियल सिचुएशन में आर दे रखा है और फाइनल सिचुएशन में कह रहा है कि डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन फोर्स, ठीक है ना, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन फोर्स, ठीक है ना। तो कंडीशन यही है, ये कंडीशन लगाना परसेंटेज चेंज के लिए, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ठीक है। ये आ गया परसेंटेज चेंज के क्वेश्चन इसमें, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इसमें पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट कौन सा इसमें, 5th वन देखेंगे तो पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम है इसमें, पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम, पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम, पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम में हम लोगों को क्या करना है कि दो चार्जेस है जिसको धागे से या थ्रेड से, स्ट्रिंग से, ठीक है ना, इस तरीके से हैंग किया गया, दोनों पे चार्जेस रख दिया गया है, ये दोनों चार्जेस है और सिमिलर चार्ज है, रिपेल किया है। चार्जेस की वैल्यू कितनी है Q और इसमें भी चार्जेस की वैल्यू कितनी है Q। स्ट्रिंग का लेंथ कितना है L, ठीक है। और दोनों रिपेल किया है तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, कूलम्बिक फोर्स। दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, कूलम्बिक फोर्स लगेगा यहाँ से, ठीक है। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा और रिपेल का डायरेक्शन भी हमें पता है कि रिपेल करेगा तो ये वाला चार्ज, लेफ्ट वाला चार्ज राइट वाले को इस साइड में रिपेल करेगा FC और राइट वाला चार्ज इसको इस साइड में रिपेल करेगा FC, ठीक है। FC फॉर द कूलम्बिक फोर्स, ठीक है ना, FC फॉर द कूलम्बिक फोर्स। इसका कंडीशन देख लो एक बार, FC जो है ये आ गया कूलम्बिक फोर्स, ये आ गया कूलम्बिक फोर्स, ठीक है ना। FC जो है वो कौन सा है, कूलम्बिक फोर्स। तो हमसे इसमें कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है कि टेंशन निकालिए या फिर एंगल निकालिए, ठीक है, या कई बार कूलम्बिक फोर्स वगैरह सब पूछ देता है, या मास निकालिए, ये सब चीजें पूछ सकता है। तो दिस आर द पैरामीटर जिसको हमें कैलकुलेट करना होता है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना आ रहा है, या जो स्ट्रिंग है इस दोनों के बीच में एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, ये सब चीजें हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमें एक बात ये देख लिया है कि चार्जेस है, चार्जेस कितना है, क्यू है, दोनों पे कूलम्बिक फोर्स लग रहा है और लगने की वजह से दोनों रिपेल किया है, रिपेल करने की वजह से ही स्ट्रिंग के बीच में एंगल बनने वाला है जो कि फाई एंगल है या थीटा एंगल है, वो लिखेंगे हम लोग, ठीक है। एक चीज और गिवन है कि चार्ज का ये जो बॉल है, इस बॉल पे चार्ज है और चार्ज के साथ साथ इसका मास भी दिया हुआ है m, मास भी कितना दिया हुआ है m, ठीक है ना। तो लिखेंगे टू बॉल्स ऑफ चार्ज q एंड मास m, ठीक है, ये दिया हुआ है इसमें। तो हमसे टेंशन निकालने के लिए पूछ रहा है और हमसे थीटा निकालने के लिए पूछ रहा है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे हम लोग कि फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, कोई भी एक बॉल को पकड़ लो इसमें से, ठीक है ना, कोई भी एक बॉल को पकड़ लो। तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके ये एंगल ले लिया मैंने थीटा और ये भी एंगल मैंने ले लिया थीटा, ठीक है। तो या तो इस बॉल पे फ्री बॉडी डायग्राम दिखा दो कितने फोर्सेस लग रहे हैं, या फिर इस बॉल पे, तो मैं इसी बॉल पे दिखा रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो इस बॉल पे देखेंगे तो इसके टेंशन कौन सा है, ये डायरेक्शन में इसका टेंशन है,
ठीक है। और नीचे देखेंगे बॉल पे कौन सा फोर्स लग रहा है, तो नीचे इस पे फोर्स लग रहा है कौन सा, mg। नीचे फोर्स कौन सा लग रहा है इस पे, mg। ठीक है। और इस साइड में कौन सा फोर्स लग रहा था, कूलम्बिक फोर्स Fc। इस साइड में कौन सा फोर्स था, कूलम्बिक फोर्स Fc। ठीक है। कूलम्बिक फोर्स कौन सा लग रहा है, Fc। तीन फोर्सेस लग रहा है, और इस तीन फोर्सेस में क्या है, बॉल बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में है, स्टेशनरी है, रिपेल करके रुका हुआ है। ठीक है, बात क्लियर है, इस पे याद रखिएगा। तीनों फोर्सेस कौन कौन से, टेंशन, कूलम्बिक फोर्स और mg। ठीक है। तो अब हमें तीनों फोर्स बैलेंस है, हम लोग चाहेंगे तो इसका इक्वेशन बना करके लिख सकते हैं। नेट फोर्स इस पे जीरो है, इक्विलिब्रियम है। तो देखो यहां से क्या करेंगे, इस टेंशन के दो कंपोनेंट स्प्लिट कर लेंगे। ऊपर वाला आ जाएगा इसका, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर टी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा यहाँ पे टी साइन थीटा। ठीक है, दोनों फोर्स हो गया। अब यहाँ पे अप्लाई कर दो कि सो एट इक्विलिब्रियम हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम के केस में टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू कूलम्बिक फोर्स Fc। ठीक है। और टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg। ठीक है, ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। तो अगर दोनों इक्वेशन में अगर हमें थीटा निकालने की बात करें तो डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan थीटा इज इक्वल्स टू Fc अपॉन mg, और यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड। ठीक है। तो थीटा इज इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ कूलम्बिक फोर्स बाय mg। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे थीटा। ठीक है। और कई बार हमें टेंशन निकालने के लिए पूछेगा, टेंशन निकालेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या था, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू Fc और टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg। ये था पहला इक्वेशन था, और ये कौन सा था, दूसरा इक्वेशन था। ठीक है। तो इसमें लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशन। ठीक है। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू Fc स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू Fc स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 1। तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू Fc स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, तो टी इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ Fc का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। ठीक है, mg का स्क्वायर। ये हो गया इसमें, ये हो गया इसका क्या, टेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से कैलकुलेट करके इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये है इसका टेंशन निकालने के लिए। ठीक है ना। इस सिचुएशन में थोड़ा पीछे वापस जाओ तो कूलम्बिक फोर्स जो है यहां पर देख लेना एक बार। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में वेरिएशन डाल सकता है, जैसे कि थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि कूलम्बिक फोर्स, तो कूलम्बिक फोर्स का जो फॉर्मूला है, कूलम्बिक फोर्स का जो फॉर्मूला है इसका, कूलम्बिक फोर्स का, ठीक है ना, कूलम्बिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो हो गया क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों चार्ज Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, यहां देखो डायग्राम में, यहां से लेकर के यहां तक जो इसका सेपरेशन है जो R कहलाने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक है, तो कई बार हमें R निकालने के लिए कहेगा, कूलम्बिक फोर्स में R निकालने के लिए, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि R निकालने के लिए यहां से मिड पॉइंट इसको ड्रॉ करो, थीटा दिया हुआ रहेगा, तो और यहां से राइट एंगल ट्रायंगल बना करके इतने दूर का, इतने पार्ट का निकाल लेंगे,
और फिर हम लोग डबल कर देंगे तो आर निकल के आ जाएगा, और कूलम्बिक फोर्स यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जहाँ जहाँ भी एफ सी यूज किया है मैंने, उन सब का फॉर्मूला क्या है? कूलम्बिक फोर्स, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस, और कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्या? पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो जितने भी कूलम्स लॉ पे क्वेश्चंस बनते थे वो 5 टाइप्स के जो प्रॉब्लम होते हैं, वेक्टर बेस्ड प्रॉब्लम, न्यूट्रल बेस्ड प्रॉब्लम, उसके साथ साथ हमारे पास क्या है? मैक्सिमा मिनिमा टाइप, परसेंटेज बेस्ड और पेंडुलम बेस्ड। ये 5 टाइप के जो प्रॉब्लम है, इस पर हम लोगों को फोकस करना है और इस पर हम लोगों को लिखना है इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग इसमें, और इसको लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, वो टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो पहले हेडिंग डाल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग सुनेंगे और इसको समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या चीज़ है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक ऐसा रीजन होता है जहां तक कोई भी चार्ज अपना फोर्स एग्जर्ट कर सके, अप्लाई कर सके। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ऐसा इनविजिबल रीजन किसी भी बॉडी के अक्रॉस जहां तक वो बॉडी फोर्स अप्लाई कर सकता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। फिर से सुनो क्या कह रहा मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहेंगे या फील्ड किसको कहेंगे? पहले फील्ड को समझते हैं। तो फील्ड कई बार ग्रेविटेशनल फील्ड भी यूज करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड भी यूज करते हैं हम लोग, और उसके साथ साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज करते हैं। ठीक है ना, तो हम लोगों ने अभी तक क्लास 9th से लेकर के 11th तक में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ा था कि फोर्स को अगर ब्रॉडली कैटेगराइज करेंगे तो फोर्स दो तरीके के हैं, एक है कांटेक्ट वाला फोर्स और एक है नॉन कांटेक्ट वाला फोर्स। कांटेक्ट वाला फोर्स का मतलब क्या है कि फोर्स लगाने के लिए दो बॉडी को टच में आना जरूरी है। जब तक टच में नहीं आएगा बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता है। जैसे मैं किसी बुक्स को टेबल यहां से उठा के टेबल पे रखूंगा, एक बकेट पानी उठा करके दूसरे को मैंने फोर्स लगा करके उस बकेट पे हमारा हाथ फोर्स लगाया तो दो ऑब्जेक्ट टच में आया तो उठा करके उसको रखा। जैसे कोई आटा गूंधता है तो आटा गूंधने के लिए हम अपने हाथ का ताकत का यूज करके आटा को गूंधते हैं, तो ये हो गया सारे कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, जैसे फ्रिक्शन वाला फोर्स है, दो बॉडी जब तक टच में नहीं आएगा उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगना मुश्किल है। ठीक है, नहीं लगता उसमें। तो एक हो गया कांटेक्ट वाला फोर्स और एक है हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को बिना टच किए हुए, बिना उस पर कांटेक्ट बनाए हुए उस बॉडी को इतना इन्फ्लुएंस कैसे कर सकता है, उस पर इतना फोर्सेस कैसे लगा सकता है। ठीक है ना, उस पर इतना ज्यादा फोर्सेस कैसे लगा सकता है। तो जब कोई बॉडी बिना टच किए हुए दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाता है तो हम लोग उसमें सोचने पे मजबूर हो जाता है कि उसका मेन रीजन क्या है। हवा में तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो वो क्यों लगता है फोर्स? जैसे कि सन है, वो अर्थ को अपनी तरफ बांध करके रखे हुआ है और चारों तरफ ऐसे घुमा रहा है। मून को जो है, अर्थ है, वो अपने चारों तरफ घुमा रहा है, जबकि मून अर्थ में कोई कनेक्शन नहीं है। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि मून में और अर्थ के इस बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह में जरूर कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से फोर्स लगता है। ठीक है ना, जैसे मान के चलो कि मून जितना दूर है अभी, अगर उसको थोड़ा और सा और दूर भेज दे हम लोग, तो क्या उस पर फोर्स लगेगा? और इतना फोर्स लगेगा कि वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा पाए? या अर्थ को सन से थोड़ा सा दूर भेज दो तो ऐसा रहेगा कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाए? तो उसमें मुश्किल पैदा हो जाता है। तब यहां से कंसेप्ट क्रिएट होता है फील्ड का। ठीक है, फील्ड जैसा शब्द का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इससे एक्सप्लेनेशन मिलता है कि कोई भी बॉडी अगर दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो उसका एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि आपका जहां तक रेंज है वहीं तक वो फोर्स लगा सकता है। जैसे कि ये मैग्नेट है, मान के चलो ये एक मैग्नेट है, हमारे पास नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। ठीक है, और इस मैग्नेट का कोई रेंज है, मान के चलो ये मैग्नेट यहां तक, यहीं तक पॉइंट पी तक फोर्स लगा पाता है, या तो खींच पाएगा या तो रिपेल कर पाएगा। मैग्नेट का केस लेते हैं हम लोग। तो एक हम लोगों ने आयरन का पीस या दूसरा मैग्नेट रखा यहां पे, तो इस पे अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा था,
बहुत अच्छी बात है, लग रहा था। लेकिन जैसे ही इस वाले पॉइंट से अगर मैग्नेट को यहां रखा मैंने, साउथ और नॉर्थ को, तो देख रहे हैं कि इस पर ना अट्रैक्शन का फोर्स लगता है ना रिपल्सन का फोर्स लगता है, कोई भी फोर्स नहीं लगता है इसके ऊपर। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई फोर्स नहीं लगता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो मैग्नेट जो है और यही काम अगर पीछे यहां तक कर ले, तो मान के चलो कि यहां तक इस वाले पॉइंट क्यू तक ये मैग्नेट अपना फोर्स लगाता है, और इसके बाहर अगर कोई मैग्नेट या आयरन का पीस पड़ा हुआ है, उस पर किसी भी तरीके का कोई फोर्स नहीं लगा पा रहा है। ठीक है, बॉडी तो टच में नहीं है, ठीक है, कांटेक्ट भी नहीं है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इससे एक कंसेप्ट का डेवलपमेंट होता है कि ये पॉइंट Q और ये पॉइंट P इतने ही दूर में ये मैग्नेट, जो बीच वाला मैग्नेट है, ये मैग्नेट जो है, ये मैग्नेट फोर्स अप्लाई कर सकता है। इतने ही दूर में ये मैग्नेट फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो जितने दूर तक फोर्स अप्लाई कर सकता है, उसका कोई टेक्निकल टर्म नाम देना चाहिए, उसका कोई नाम देना चाहिए हमें। तो उसका नाम हम लोगों ने क्या रखा कि जहां तक ये मैग्नेट अपना वर्चस्व बनाए हुआ है, अपना फोर्स अप्लाई कर पा रहा है, ठीक है, जहां तक अपना फोर्स अप्लाई कर पा रहा है, उस पूरे रीजन को हम लोगों ने क्या नाम दिया? उस पूरे रीजन को हम लोगों ने नाम दिया फील्ड का। क्या नाम दिया? फील्ड का। क्या नाम दिया इसमें? फील्ड। ठीक है, नाम क्या दिया इसका? मैंने फील्ड नाम दिया है। दिख रहा है ना? क्या नाम दिया है हम लोगों ने? फील्ड नाम दिया है। ठीक है, तो फील्ड का अर्थ क्या हो गया कि ऐसा इनविजिबल रीजन, कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसा इनविजिबल रीजन अराउंड द चार्ज या अराउंड द मैग्नेट या अराउंड द मास, कोई भी। चूंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग चार्ज का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अराउंड द मैग्नेट up to which area the magnet can exert the force, that is called field, and in case of magnet it is called magnetic field। ठीक है ना? जैसे कि क्रिकेट का ग्राउंड है, क्रिकेट के ग्राउंड में क्या होता है कि हम लोग उसको क्या कहते हैं? क्रिकेट का फील्ड कहते हैं। क्यों कहते हैं फील्ड उसको, क्रिकेट का फील्ड को? या फुटबॉल के ग्राउंड को फुटबॉल का फील्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने दूर तक क्रिकेट खेला जाता है, उतने ही दूर में क्रिकेट का रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई किया जा सकता है, उसके बाहर नहीं अप्लाई होता है। ठीक है ना? तो क्रिकेट का अपना वर्चस्व या क्रिकेट के रूल्स रेगुलेशन कहां तक अप्लाई है? कहेंगे बाउंड्री के इस साइड, जिधर पिच है, बाउंड्री के अंदर क्रिकेट के सारे रूल्स अप्लाई होते हैं, और बाउंड्री के उस पार क्रिकेट के कोई भी रूल अप्लाई नहीं होते। तो जिस बाउंड्री तक क्रिकेट के रूल्स अप्लाई होते हैं, उस पूरे बाउंड्री को अगर घेर देंगे तो हमें क्या मिलेगा कि वो एक फील्ड कहलाएगा, और उस फील्ड का नाम क्या रखा गया है? क्रिकेट का फील्ड या क्रिकेट फील्ड। ठीक है, सिमिलरली फुटबॉल का फील्ड, ठीक है ना, सिमिलरली क्या कहेंगे उसको? फुटबॉल का फील्ड। ठीक है, तो यहीं से कंसेप्ट जनरेट हुआ कि फील्ड का मतलब क्या होता है। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग एक बार समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यहां पे हम लोगों ने क्या डाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे ई लिख लेना, और वेक्टर क्वांटिटी है, बताएंगे आगे। लिखेंगे द इनविजिबल रीजन up to which any charge can exert the Coulombic force is called इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। द इनविजिबल रीजन अप टू विच एनी चार्ज कैन एक्सर्ट द कूलम्बिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड, चूंकि ये फोर्स कैसे लगेगा
क्या फोर्स लगाने का तरीका होगा ये बात बताता है। फील्ड ही बताएगा कि फोर्स लगना है, और फील्ड के वजह से ही फोर्स लगता है। इसलिए फील्ड का जो है वो दूसरा नाम रखा गया लाइन ऑफ फोर्स, या फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। क्योंकि चार्ज से कंसर्न है ये मैटर, ये बात चार्ज से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस लाइन में जाएगा उसी लाइन में फोर्स लगेगा, ठीक है, सीधा अर्थ यही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड is also called electric line of force, electric line of force, electric line of force, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। चलो, तो ये बात समझ में आ गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कि ये कोई चार्ज है कैपिटल क्यू, और ये कैपिटल क्यू चार्ज मान के चलो चाहे वो गोल हो या कोई भी शेप में हो सकता है, इतना दूर में ये फोर्स लगा सकता है, इतना दूर में फोर्स लगा सकता है, ठीक है। इतना दूर में क्या कर सकता है, ये फोर्स लगा सकता है, ठीक है। कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक फोर्स लगा सकता है ये, ठीक है। ये जो चार्ज है, ये वाला चार्ज, ये चार्ज यहां से यहां तक फोर्स लगा सकता है, ठीक है ना, यहां से यहां तक फोर्स लगा सकता है ये चार्ज, ठीक है। तो ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा रीजन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये पूरा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्योंकि क्योंकि कोई भी चार्ज ले लेंगे, जैसे कि यहां पे एक छोटा सा चार्ज लिया मैंने Q, ठीक है, यहां पे एक छोटा सा चार्ज लिया मैंने Q, और एक और छोटा सा चार्ज ले लिया Q2, यहां पे एक और छोटा सा चार्ज ले लिया यहां पे Q2, या हाँ Q2 या Q3 नाम ले लो, ठीक है, इस तरीके से। तो ध्यान से देखना इसमें, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा सकता है, और यही कैपिटल Q चार्ज Q3 पे भी फोर्स लगा सकता है, लेकिन यही कैपिटल Q चार्ज Q2 पर फोर्स नहीं लगा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये फील्ड से या रेंज से बाहर है, ठीक है ना, फील्ड या रेंज से ये बाहर है। तो कहने का मतलब ये है कि इस चार्ज को एक नया नाम से इंडिकेट करने जा रहे हैं हम, इस चार्ज को कहेंगे हम लोग सोर्स चार्ज। क्या कहेंगे इसको हम लोग, सोर्स चार्ज, याद रखोगे अब इसको, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, इसको क्या याद रखेंगे हम लोग, सोर्स चार्ज, ठीक है ना। इस Q को हम लोग नाम देंगे सोर्स चार्ज, ठीक है ना। यहां पे क्योंकि ये फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए इसका नाम क्या है, सोर्स चार्ज। और ये सोर्स चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाता है, इसके ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है ना। तो इस चार्ज को हम लोग कहेंगे टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, ठीक है, याद रखेगा नाम सबका। जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसका नाम क्या हुआ, सोर्स चार्ज, ठीक है। और जो फील्ड के अंदर फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है उसका नाम क्या हुआ, उसका नाम क्या हुआ, टेस्ट चार्ज, उसका नाम क्या हुआ, टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये हुआ सोर्स चार्ज, और ऊपर वाला क्या हुआ, टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो इस बात को लिख लेंगे हम लोग यहां पे कि सोर्स चार्ज जो हुआ इसका, सोर्स चार्ज जो हुआ इसका, इस जिसको कैपिटल Q अभी अभी लिखे है हम लोगों ने, लिखेंगे द चार्ज विच कैन क्रिएट, द चार्ज, द चार्ज विच कैन क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज, ठीक है। और ठीक इसके साथ साथ टेस्ट चार्ज की बात करेंगे अगर हम लोग, ठीक है, टेस्ट चार्ज की अगर बात करेंगे हम लोग, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग इसमें टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज Q, कई बार इसको Q नोट से इंडिकेट करते तो मैं Q नोट डाल देता हूं, या फिर Q ही लिख लो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ठीक है। टेस्ट चार्ज क्या हुआ, लिखेंगे द चार्ज, द चार्ज, द चार्ज विच इज द चार्ज whose experience the
coulombic force, the charge whose experience the electric force in the electric field, ठीक है, उसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहेंगे, उसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहेंगे। ठीक है, याद रखना टेस्ट चार्ज भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, चार्ज तो है तो फील्ड तो वो भी बनाएगा। जैसे ये वाला चार्ज फील्ड बनाया, Q0 भी चार्ज, ये भी Q3 भी अपना फील्ड बनाएगा, Q1 भी अपना फील्ड बनाता है, Q2 भी अपना फील्ड बनाता है। लेकिन क्या मान के चलेंगे कि कैपिटल Q के कंपैरिजन में जो टेस्ट चार्ज है उसका फील्ड बहुत कम है। बहुत कम का मतलब नेग्लेजेबल फील्ड मान के चलेंगे। ठीक है, नेग्लेजेबल फील्ड, जैसे कि कैपिटल Q या सोर्स चार्ज 100 मैग्नेटिक फील्ड 100 इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो ये जो हमारे पास Q1 है या Q3 है, ये हमारे पास बहुत 2-3 इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इसलिए उसके कंपैरिजन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे उसको हम लोग। ठीक है, इसीलिए टेस्ट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ ये लिखा गया है कि ये फील्ड के अंदर फोर्स महसूस करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, इसलिए इसका नाम टेस्ट चार्ज रखा गया। ठीक है, तो दो शब्द होगा यहाँ पे हमारे पास, कौन कौन से, सोर्स चार्ज, और दूसरा कौन सा आ गया हमारे पास, टेस्ट चार्ज। पहला कौन सा आ गया, सोर्स चार्ज, और दूसरा टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक मैथमेटिकल हम लोग डेफिनेशन बना सकते हैं यहां से। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, थोड़ा सा इसका ढंग से डेफिनेशन बना लेते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो लिखेंगे द कूलम्बिक फोर्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पर यूनिट चार्ज या पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट चार्ज is called electric field, is called electric field. The coulombic force per unit charge is called electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है हमारे पास ये होता है कूलम्बिक फोर्स अपॉन जिस चार्ज पर फोर्स लग रहा है। तो बेसिकली ये टेस्ट चार्ज तुम इसको मानोगे। द कूलम्बिक फोर्स किस पे लग रहा है, चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो इसका नाम क्या रखा गया है, द कूलम्बिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, वेक्टर के टर्म में लिखेंगे इसको हम लोग, तो वेक्टर के टर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, और मैग्नीट्यूड में E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। यहीं से इसका ऐसा यूनिट भी लिख सकते हैं हम लोग, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम्ब। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आगे बात करेंगे कौन कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, नाउ यहां देखो, सोर्स चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनाना है। अब ये इसमें तो टेस्ट चार्ज हो गया है जो स्मॉल q है, तो अब यहां से देखो, यहां देखो दो चार्ज कंसीडर कर लो, ये दो चार्ज है, यहाँ पे चार्ज रखो कैपिटल Q, और P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो एक छोटा सा चार्ज, एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख दो, एक छोटा सा, जो इसको पे इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करने वाला है। तो इसका में इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, इस साइड भी है, लेकिन एक ही सब में से कोई एक जगह पर मैंने खाली जगह पर ले लिया कि खाली जगह कौन सा है, P है। इस खाली जगह पर कैपिटल Q जो सोर्स चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा इसका, यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे है, ये R डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो एक कौन सा चार्ज कंसीडर कर लिया मैंने, टेस्ट चार्ज। ठीक है ना, तो इसका कूलम्बिक फोर्स कितना हो जाएगा, K Q0 अपॉन R स्क्वायर, ये तो हो गया, क्या हो गया इसका कूलम्बिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहां से लिखेंगे F अपॉन Q0, क्योंकि ये तो टेस्ट चार्ज लिख लो भाई, थोड़ा और क्लियर रहेगा। इसको हम लोग, और ये सोर्स चार्ज। ठीक है,
तो ये आ गया हमारे पास। अब फोर्स की वैल्यू पुट करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के की जगह पे लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर्ड इंटू क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर, कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये बहुत कैलकुलेटिंग वाला पार्ट है, और इससे हम लोग जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो यहीं से निकालेंगे 1/4 कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज है, कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है। ठीक है, और इस वाले फोर्स में जो, इस वाले फॉर्मूला में जो देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसमें तो टेस्ट चार्ज जो फोर्स को फील कर रहा है वहीं से इसको हटा करके इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा गया फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, यहीं से लिखा गया है इसको। ठीक है, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम एसआई यूनिट, वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होता है ये। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर से कि मान के चलो यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और R इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पे, ये पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम चार्ज, 2 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है, तो ये कैसा है, सोर्स चार्ज है जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और कितना बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन में इसको देखेंगे हम लोग, इसको सॉल्यूशन में। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो 1/4 हो गया 9 इंटू 10⁹, 10⁹। ठीक है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 10⁹। ठीक है, और Q की वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो माइक्रोकूलम में था तो कूलम में कर दिया, तो 2 सेंटीमीटर है तो 2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जरा इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 इंटू 10⁻+3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻4 इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में E इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, इसको कट करो, 2 दूना 4, 9 दूना 18। ठीक है, और ऊपर लेके जाओ तो 9/2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। तो ये हो गया 4.5 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बना है, ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सिंपल क्वेश्चन था कि किसी भी चार्ज की वजह से किसी खाली जगह पर कितने दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है। ठीक है, हाँ एक चीज़ और इसमें याद रखने वाला बात है, वो याद रखना यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, डिस्टेंस पे। अगर ये बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जाएगा, इसलिए तो फोर्स घटता है, इसलिए तो फोर्स घटता है। जैसे मैग्नेट वाला केस में, दूर रख दो तो मैग्नेट पे कम फोर्स लगेगा, पास रख दो तो मैग्नेट पे ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है ना। अब सन से कोई प्लूटो से बाहर कोई ग्रह है तो उस पर फोर्स कम लगता है सन का, अब मर्क्यूरी पे वीनस पे ज्यादा फोर्स लगता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना कम होगा, इसका अर्थ ये है कि R की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r², किसके केस में, पॉइंट चार्ज के केस में। ठीक है, पॉइंट चार्ज के केस में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग इसमें देख लेते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ
प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इमिनेट्स या प्रोड्यूस फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज, टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये अगर प्लस का चार्ज है, ठीक है, तो प्लस के चार्ज है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा ऐसे करके। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, आसान लग रहा होगा लेकिन कई बार हमें कंफ्यूजन क्रिएट करवा देता है ये। ठीक है, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम यहाँ पे ई लगा करके वेक्टर लगा सकते हो, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाला, बाहर की तरफ निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज में। ठीक है, बाहर की तरफ निकलेगा। और ठीक वैसे निगेटिव चार्ज अगर रहेगा यहाँ पे, ये रहा निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, और याद रखना नेगेटिव पे आकर के इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि नेगेटिव से बाहर निकाल के पॉजिटिव में लेके जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा। पहला प्रॉपर्टीज ये हो गया इसका। दूसरा प्रॉपर्टीज हम ये लिखेंगे कि जहां क्राउडेड रीजन होगा वहां पर फोर्स ज्यादा, वहां पर क्या समझेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, लिखेंगे एट क्राउडेड रीजन, at crowded region of electric field, it means density of electric field, it means density of electric field is greater, ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर। ठीक है, बहुत सिंपल सा था इसलिए हमने जल्दी कर दिया इसको। यहां देखो, अगर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है हमारे पास, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। ठीक है ना, ऐसे तो हम लोग ये देख के पता लगा सकते हैं कि ये वाला पॉइंट अगर खाली जगह ये वाला लेंगे P और खाली जगह ये वाला लेंगे Q, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो यहाँ पे फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, वहां पे फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है ना, ठीक है, और ये लिख लेंगे हम लोग टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, थर्ड पॉइंट में हम लोग ये लिख लेंगे इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is जीरो। अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा कंडक्टर। जैसे मान के चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बाहर की तरफ गया है, और यहाँ पे कोई कंडक्टर रख दिया गया है। तो कंडक्टर में क्या होगा? कंडक्टर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाएगा और अंदर यहाँ पे पहुंचने के बाद यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और फिर यहाँ से बाहर निकल के चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से। ठीक है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा? इसका जीरो रहेगा। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा? जीरो रहेगा। इस बात को ध्यान में रखना कि इसका अर्थ यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से चला है, कंडक्टर के सारे निगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पे टर्मिनेट्स होगा। ठीक है ना, तो कंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहता है। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ो इसमें फोर्थ नंबर में। ठीक है, किसी भी कर्व्ड लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। क्या लिखेंगे इसमें? द टेंजेंट ड्रॉन
the tangent drawn at any point on electric field gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है ना। फिफ्थ नंबर में टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। never intersect each other if they do so then electric field lines have two direction at a single point which is not possible ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा इसमें। ठीक है, सिंगल पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग याद रखेंगे। प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आएगा, निगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा हमारे पास, निगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ नंबर में आ जाओ। सिक्स्थ नंबर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस। इसका पैटर्न कैसे बनेगा ये भी पूछा जाता है। जैसे मान के चलो दो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए बोल देगा यहाँ पे कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ से ऐसे बाहर जाएगा, ठीक है। ये इसको ड्रॉ करना है, तुम लोगों को ऐसे ड्रॉ करना है, इस तरीके से ड्रॉ करना। बाकी सब बना सकते हो, लेकिन बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जीरो रहता है। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू सिमिलर चार्ज। कोई भी पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो। ठीक है, सेवेंथ नंबर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। अगर दोनों साथ में रहेगा तो निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो दोनों साथ में रहेगा तो इसमें कैसे बनाएंगे, ये निगेटिव चार्ज ले लो और ये पॉजिटिव चार्ज ले लो, तो प्लस से निकलेगा और निगेटिव में एंटर करता है, ये बस रुक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बीच से जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया ऐसे, निगेटिव से पॉजिटिव से निकला, निगेटिव में एंटर किया। ठीक है, ये हो गया। आगे चल के इसको डाइपोल भी कहेंगे। फिलहाल के लिए याद रखो, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से बनाते हैं हम लोग। ठीक है, 8 नंबर पॉइंट में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट हैव एनी सडन ब्रेक। ठीक है, 8 नंबर पॉइंट में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट हैव सडन ब्रेक। टूटा फूटा नहीं रहेगा, नहीं तो इसका मतलब ये है कि वहां पर फोर्स लगेगा ही नहीं। जहां पे टूटा तो खाली जगह हो गया तो वहां पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, डज नॉट हैव सडन, मतलब कि एग्जांपल देंगे कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ चला और यहाँ के बाद यहाँ चला, फिर ऐसे चला। ठीक है, और कहेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सडन ब्रेक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सडन ब्रेक है। ठीक है, तो ब्रेक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ब्रेक है, ये नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट हैव द सडन ब्रेक, क्योंकि ऐसा रहेगा तो इट मीन्स दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ फोर्स विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये आ गया 8 नंबर।
नाइन्थ नंबर देखो इसका, नाइन्थ नंबर में देखेंगे तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स अ लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स अ लूप, नेवर फॉर्म्स अ लूप, कभी भी लूप नहीं बनाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस फॉर्मेट में मिले, यहाँ से ऐसे जाता हुआ, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत होगा। जैसे कि यहाँ पे प्लस का चार्ज है, यहाँ पे माइनस का चार्ज है, तो प्लस से निकल के माइनस में जाता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बीच में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से मिल जाए तो कहेंगे ये पूरा पैटर्न गलत है, ऑप्शन में रहेगा तो इसको गलत करके आना है। ठीक है, तो ये हो गया, लूप कभी फॉर्म नहीं करना चाहिए, लूप फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स अ लूप, क्योंकि ये पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में टर्मिनेट्स हो जाता है ये। ठीक है, इसमें लूप कभी भी फॉर्म नहीं होता है। ठीक है ना, ये आ गया कुछ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, इसको याद रखना। ठीक है ना, इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इसका वेक्टर फॉर्म है वो देख लेते हैं कैसे होता है इसमें। ठीक है, तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन अ वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन अ वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक, या ऐसे लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन अ वेक्टर फॉर्म, इन अ वेक्टर फॉर्म, इन अ वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन अ वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो अभी अभी तुम लोगों ने देखा कि प्लस का चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, माइनस का चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर से। जैसे यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है कैपिटल क्यू, तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो पॉइंट पी से कितना दूर है, पॉइंट पी से आर डिस्टेंस पे दूर है, तो डायरेक्शन कौन सा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो कहेंगे कि सर ये पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट पी पर, वो पॉइंट पी पर बाहर की तरफ दिखाएंगे, ये हुआ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हुआ इसका डायरेक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर फॉर्म लिखेंगे वो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद रखना सोर्स चार्ज का है इसलिए इसको लिखना पड़ेगा, Q/r² इंटू आर का कैप। ये हो गया इन अ वेक्टर फॉर्म, ये हो गया इन अ वेक्टर फॉर्म। तो लिखेंगे कैसे इसको और अच्छे तरीके से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू आर वैक्टर डिवाइडेड बाई आर का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, फिर नीचे क्यूब हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई आर क्यूब, और ये हो गया आर वेक्टर, ये हो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म। हमेशा याद रखना इस बात को कि चार्ज को देख करके पॉइंट पे कहीं भी खाली जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देने आना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर माइनस क्यू का चार्ज रहेगा और पूछेगा हमसे पूछ देगा कि पॉइंट पी यहाँ देख लो, यहाँ दे दो पॉइंट पी, यहाँ पे दे दिया मैंने, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो कैसे बताएंगे वहां पे, तो कहेंगे कि पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होने वाला है वो अंदर की तरफ होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कि नेगेटिव चार्ज रहेगा तो फील्ड अंदर की तरफ जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन में यहाँ से इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे ई वैक्टर। ठीक है, अंदर की तरफ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, अंदर की तरफ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखेंगे इसको हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ आ जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, भी ये भी बहुत आसान है, बिल्कुल कूलम्स लॉ की तरह। फिर इस पे न्यूमेरिकल करने में मजा आएगा हम लोगों को। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, जैसे कि देख लो हमारे पास ये एक्सेस बना दिया मैंने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ओरिजिन पे कुछ भी नहीं है, खाली जगह है ओरिजिन। ठीक है ना, और बाकी बहुत सारे चार्जेस है, Q1 Q2 Q3, नीचे ले लो Q4, इतने सारे चार्जेस है, सब मिलके इस पर फील्ड बनाने वाला है, क्योंकि सब पॉजिटिव है, निगेटिव भी ले सकते हो। ठीक है ना, इसको निगेटिव भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉ पैरेललोग्राम यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस यहाँ से देखो कितना दूर है, यहाँ से ये कितना दूर पे है, यहाँ पे है, यहाँ से ये कितना दूर पे है, यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ से ये कितना दूर पे है, यहाँ पे है, और ये यहाँ पे है। इन सब का अपना पोजीशन वेक्टर ले लो, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, ठीक है,
और ये आ गया R4 वेक्टर। अब सब सारा का सारा पॉजिटिव है, सारा का सारा पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन में जाएगा क्योंकि फोर्स ऐसे ही लगता है। ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर, ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 वेक्टर, E2 वेक्टर, ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E3 वेक्टर, E3 वेक्टर, और ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E4 वेक्टर, E4 वेक्टर। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसे गिवन होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टोरिकली सबको सम करना है। E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर। ठीक है, और भी ज्यादा चार्ज रहेंगे तो और भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये है इसका, ठीक है, जनरल केस में ठीक है, जितना रहेगा उतना। ठीक है, ये है इसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये कौन सा है इसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है और यहां तक इसको हम लोग रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे और वहां पे पढ़ने वाले हैं हम लोग क्या, वहां पे पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए रिवाइज करते रहो और न्यूमेरिकल्स अपने अपने बुक से, एस सी वर्मा बुक से या एनसीईआरटी बुक से या जो भी मटेरियल है उन मटेरियल से आप लोग सॉल्व करते रहिए। ठीक है ना, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए रिवाइज करिए।